आवाम को ही कुछ करना पड़ेगा, बशर्ते आवाम कुछ करने लायक स्थिति में हो। और इधर ओसामा की पत्नियों, ओसामा बिन लादेन पत्नियों को लेकर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान अधिकारियों के कब्जे में रही ओसामा की पत्नियां। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पूर्व सहयोगी बाबर की किताब में दावा। एबटाबाद छावनी में CIA ने ओसामा की पत्नियों से पूछताछ की थी। CIA ने ओसामा की बीवियों से भी पूछताछ की थी। ये ओसामा की पत्नियों को लेकर बड़ा खुलासा, और खास तौर से इस खबर के सामने आने के बाद अरब वर्ल्ड में हो सकता है कि इसका भी रिएक्शन, अफगानिस्तान में इसका भी रिएक्शन देखने को मिले। क्या इसका रिएक्शन कोई होगा? ये खबर के तौर पर सामने आई है, लेकिन इसका कोई इंप्लीकेशन दिखाई नहीं देगा जनरल सिन्हा। मेरे अनुसार तो इसका कोई नहीं असर होगा कि ओसामा पाकिस्तान के अधिकारियों के कब्जे में रही ओसामा की पत्नियां, और ये उम्मत का दावा भी करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, ये पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे मुस्लिम मुल्क को, उनके उम्मा को पता है कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन मारा गया था, और आप देखिए 2001 के बाद 2011 में मारा गया था, इतने लंबे समय के बाद। उनका कौन कॉन्ट्रैक्टर था, किसने उसको एबटाबाद में बना के दिया था, सब अमेरिकन एजेंट को पता था। यहाँ तक खबर आई है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने ही नेवल सील को आने दिया। मात्र 40 मिनट का ऑपरेशन हुआ था ओसामा बिन लादेन, और उसके बाद उनके बच्चे और उनकी बीवियों को ले गए, और जेल के अंदर उनके जितने भी एजेंट हैं, अमेरिकन एजेंट, उनसे पूछताछ करते रहे उनके बारे में क्या चीज़ें हैं, और ओसामा बिन लादेन को कहाँ दफनाया गया, अमेरिकन सील ने दफनाया ना। लेकिन मुझे बड़ी श्योरिटी है कि सर इन्होंने असल में अपने मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको ये कहा होगा कि हमने तो इतनी खातिर तवज्जो की है, हमने जानबूझकर अपनी कस्टडी में इसलिए रखा कि कहीं किसी तरह की परेशानी ना होने पाए। और दूसरे उधर ये कह रहे होंगे कि देखिए हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, हम पहले ही कह रहे थे, हमको नहीं मालूम था यहाँ है, अब देखिए इनसे पूछताछ में कोई कसर रख रहे हैं क्या? CIA चाहे वो भी इंट्रोगेट करे। और ऑपरेशन सिंदूर से अब तक खौफ में है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने चीन से की बहुत बड़ी डील, सैटेलाइट कमांड सेंटर बनाने की डील, $406 मिलियन की डील पर साइन। इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम तैयार करेगा पाकिस्तान। अब ये इंटीग्रेटेड सैटेलाइट सिस्टम ये वाकई कुछ कमाल करेगा पाकिस्तान के लिए, या चीन के साथ डील हो रही है? और चीन अमूमन इस तरह की जब मदद देता है तो उसमें ठीक है, थोड़ा सा ये लेवरेज देता है कि हम तुमको इसके जरिए ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे। उस मुल्क की ज्यादातर इन्फॉर्मेशन वो खुद जुटा लेता है। ये भी उसका एक हाइंडसाइड है, जिसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए वो समझते हैं कमांडर बहल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी, जिसको हमेशा से चीन मदद करता है, चाहे उनकी पाक सैट 1R है या फिर जो भी लेटेस्ट उनकी जो सैटेलाइट उड़ रही है उसको भी चीन ने ही उनको बना के दिया है। तो कहीं ना कहीं चीन का हाथ हमेशा से इंटेलिजेंस गैदरिंग में इनके साथ रहा है, और जो भारत का ऑप सिंदूर भी हुआ था उसमें उन्होंने बहुत मदद की थी। लेकिन ये वाला जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डेटा फ्यूजन की जाएगी, ताकि एक 2 फ्रंट वॉर के अंदर वो डेटा को शेयर किया जा सके। लेकिन अभी दूसरी बात यह है कि फ्रेंच कंपनी, एक बीते दिनों ये खबर आई थी, थेल्स के बारे में खबर आई थी कि वो भी यहाँ पर कोलैबोरेट करने वाली है, चाइना मदद करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए इस समय ये खबरें बड़ी अच्छी आ रही हैं। ये कैप्टन श्याम, देखिए, थैलस की बात हमने की थी, थैलस उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, स्पाइंग जो हो रही है वहाँ पे उसकी बात की थी हमने, और उसके कारण ये कि उसको फिर चाइना भी यूज़ कर पाएगा, या भारत को थैलस के साथ हमारा भी इंटीग्रेशन है। अब ये जो देखिए, ये जो अभी जो स्पेस सेंटर जो बना रहा है पाकिस्तान, वो कह रहा है कि पहले चाइना ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर में उनको मदद किया, वो खुद करेगा, और उसको कहा जा रहा है कि विद इन फ्यू, मतलब बिल्कुल कैलिब्रेटेड टाइम में स्पेस सेंटर बनाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, और 20 से ज्यादा सैटेलाइट लो ऑर्बिट में प्लांट कर देना, और उसके साथ सिंथेटिक अपर्चर रडार लगाना जो क्लाउड्स में भी और रात को भी, फिलहाल डे में ही उनके पास कैपेबिलिटी थी, रात को भी वो सही पिक्चर दे सके रियल टाइम। तो ये कैपेबिलिटी भारत के लिए एक सतर्कता का विषय है, क्योंकि उनके पास, हमारे पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन आएगी। और इसी में अगली खबर ये कि घुसपैठियों के खिलाफ देखिए लंदन में सड़कों पर उतरे लोग। पूरी दुनिया अब सतर्क हो रही है कि घुसपैठियों से बड़ी सावधानी की जरूरत है। लेकिन ये देखकर अफसोस होता है कि जब अपने देश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं तब इसमें राजनीति होने लगती है। विरोध प्रदर्शन में 1.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। लंदन से घुसपैठियों को भगाने की मांग, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। लंदन में ये जो उभार है, ब्रिटेन में ये जो उभार है, अब इनफैक्ट पूरे यूरोप में ये बात महसूस की जा रही है कि वो जिनको हमने किसी समय पर ये समझ कर के शरणार्थी हैं अपने यहाँ रखा, अब वो हमारी पूरी कंट्री को हाईजैक करने में लगे हुए हैं। और यहाँ तो ये जो अवैध रूप से घुसे हुए इलीगल इमिग्रेशन के जरिए, और कहा जाता है जो इंग्लिश चैनल है उधर से बहुत सारे लोग घुस रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान से गए हुए लोगों की है। सर, इस खबर को कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है, क्योंकि देखिए वहाँ पर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से कहा जाता है कि 30 लाख इंडियंस हैं,
और उससे भी ज़्यादा पाकिस्तानी मेयर जो लंदन के हैं वो पाकिस्तानी नेशनल के हैं। ये कुछ कर पाएंगे जिमी रॉबिन्सन, जिन्होंने इकट्ठा किया लोगों को? देखिए, बहुत बड़ा इनको सपोर्ट है। इनके 10 लाख लोग इनके जो सोशल मीडिया के इनके फॉलोअर हैं। 1.5 लाख अभी इन्होंने आह्वान किया था, इतने लोग निकल गए थे सड़क पे। उनके ऊपर दो हैं, एक तो इस्लामिक कट्टरता के ऊपर में है और दूसरा आपने बोला जो इलीगल इमिग्रेशन वहाँ हो रही है। देखिए, ये है, आज ये माना जाता है कोई भी कंट्री यदि यूरोप में यदि होगा, मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर होगा तो एक है आपका ब्रिटेन के ऊपर में है। सर, लेकिन ये जब चल रहा था तो कीर स्टार्मर वहां फुटबॉल का मैच देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उधर कैंपेन अगेंस्ट रेसिज्म ये अलग उधर से चलाए जाने की कोशिश हो रही थी। तो सर, ये इसका कल्मिनेशन होने कहाँ? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी इमिग्रेशन नंबर्स इतने बढ़ जाते हैं कि उनकी एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ने लग जाता है उस देश की, तब उस देश के लोग सड़कों पे आ जाते हैं और उनको लाना बहुत आसान होता है। और यही हुआ इस समय। 1.1 मिलियन लोग पिछले जो सेंसस हुआ था 2024 का, उसमें इमिग्रेशन पॉपुलेशन एक साल के अंदर 1.1 मिलियन आई थी और उसमें सबसे ज़्यादा थे ब्लैक एंड ब्राउन। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहे थे हमारे जनरल साहब भी, कि जो 4.9% की पहले मुस्लिम पॉपुलेशन वो कुछ सालों के अंदर 6.5% तक पहुंच चुकी है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले कर रहे हैं वो उनकी पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में और जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जो एलॉन मस्क कह रहे थे कि वायलेंस इज कमिंग, चेंज द गवर्नमेंट, और ये सारी बातें कर रहे थे, उससे उस देश के अंदर एक यूनिटी बन रही है नॉन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट। लेकिन कई सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भी थे सर। वहाँ एलॉन मस्क भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपी पहनकर भी वहां जुटे हुए थे। तो एक्चुअली वहां चल क्या रहा था, समझ में आया नहीं। देखिए, एलॉन मस्क हमेशा से राइटिस्ट रहे हैं और वो हमेशा से राइट विंग फिलॉसफी करते हैं, इसीलिए उन्होंने ट्रंप की भी मदद की थी और मागा कैंपेन में सबसे आगे वही जाते थे और $200 मिलियन या उससे ज्यादा का फंड्स उन्होंने किया था। और अब भी एक खाली यही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, वहां भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट मूवमेंट चल रही है। ठीक है, अगली खबर और कैप्टन श्याम से रिएक्शन। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा हमला, तेल रिफाइनरी पाइपलाइन को बनाया निशाना। यूक्रेन ने 361 ड्रोन से हमले किए, कुछ ड्रोन करीशी रिफाइनरी तक पहुंचने में कामयाब रहे। अटैक के बाद रिफाइनरी में लगी आग। एक बार फिर से मुझको लगता है कैप्टन श्याम, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि नहीं मैं लड़ रहा हूं और देखो कितने अंदर तक जाकर कितने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को निशाना बना रहा हूं, ये काम करने की कोशिश फिर से एक बार यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की ने की है और फिर से तगड़ा पलटवार रशिया की तरफ से होगा। आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहनी चाहिए। ये चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। आपको हम लगता है हम अटैक करते, ड्रोन मारना है 300-400। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में, लो कॉस्ट लगा दो, एक न एक तो जाएगा ही निशाने पे, रिफाइनरी तो जलेगी और लंबा वार चलता रहे। और पता है रशिया को कि ये जितना देर तक वो वार चलाता रहेगा उतना उसका फायदा है, उतनी ज्यादा संकट में रहेगा नाटो। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा ये कुछ ना कुछ बौखलाया रहेगा, कुछ न कुछ एक्शन करता रहेगा। जब तक उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आएगा यूक्रेन, ये छोटी छोटी